नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग ने आज बहुत स्ट्रांगली देश को ये मैसेज दिया है कि एक भी गैर भारतीय वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय इस चीज़ का विरोध करता होगा या इस चीज़ का विरोध करने की कोई वजह उसके पास होंगी। लेकिन चुनाव आयोग को एकदम से इतना एग्रेसिव क्यों होना पड़ा, और जिसकी शुरुआत वो बिहार से करने जा रहा है कि वोटर लिस्ट चुनाव से ठीक पहले जो 2019 में जो वोटर लिस्ट बिल्कुल सही थी, जो 2024 में जो वोटर लिस्ट बिल्कुल सही थी जिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, अब वो लिस्ट सही नहीं है। चुनाव आयोग को लगता है कि देश में गैर भारतीय मतदाता बने हुए हैं। तो बिहार से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और ख़ास बात यह है कि उसमें आधार कार्ड, जिसको मोदी जी कहते हैं कि आधार कार्ड के जरिए उन्होंने देश की अधिकांश जो चोरी हैं, जो पैसा राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है, वो मोदी जी ने रोक दिया है आधार कार्ड के जरिए। और चुनाव आयोग उस आधार कार्ड को कोई मान्यता नहीं देता है, वो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स में से नहीं है। और त्यागी जी ने 1-2 लाइनें लिखी थी फेसबुक पे कि चुनाव आयोग का वोटर साबित होने के लिए डोमिसाइल होना ज़रूरी है, आप डोमिसाइल जमा करा सकते हैं। और डोमिसाइल तब बनेगा जब उसके लिए आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड को चुनाव आयोग मान्यता नहीं देता है। तो पूरे देश में इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। चुनाव आयोग का फैसला कितना सही है कितना गलत है, इस पर आप भी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि देश ऐसी चर्चाएं करे, और इसके बाद जो पश्चिम बंगाल है उसमें वो ये करेंगे और असम में ये करेंगे। तो इस तरीके की कवायद देश में चल रही है और फिर पूरे देश में चलेगी। लेकिन जो शर्तें हैं, जो 10 नियम हैं, उनमें से आज जो हमारा सब्जी बेचने आता है गली में, मैंने उनसे उन 10 में से पूछा कि आपके पास इनमें से क्या है। तो वो भाई का जवाब था कि मैं वोटर तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन काफ़ी साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो शायद एक भी चीज़ मेरे पास इनकी मिलना मुश्किल है। देश में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो ऐसी शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, और वो भारतीय होते हुए भी शायद वोट नहीं डाल सकते हैं। तो चुनाव विपक्ष का साफ कहना है कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार जाने वाली हैं या जा सकती हैं या विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ पे चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार ही सारी कवायद कर रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया है, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं। बीजेपी कह रही कि ये बिल्कुल सही फैसला है, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो ऐसा कर सकती है। तो आप ज़रूर अपना मत इस पर रखें और ज़रूर इस बारे में चर्चा करें। डॉक्टर साहब जी, चुनाव आयोग की जो छवि है वो इससे पहले इतनी संदिग्ध कभी नहीं हुई, ये एक सच है। लेकिन इसके बावजूद मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग फिर भी एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जो ऐसे फैसले ले सकती है। लेकिन बड़ा सरप्राइज मैं ये हूँ कि जिस आधार कार्ड को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस पर विश्वास जता चुके हैं, और उनको 11 साल से तो उनकी सरकार है, अगर आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उसको वो कैंसिल कर देते। तो आधार कार्ड को लेके इतना मतलब अस्थिरता, या वोटर को लेके कि आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो वोट डालते हैं हम आधार कार्ड दिखा के ही, तो एकदम से ये पूरे देश में एक नया मुद्दा कहाँ से आ गया है? ये देखिए, मुद्दे तो ये इतनी अच्छी हमारी प्रभावी सरकार ये मुद्दे पैदा करती है, क्रिएट कर देती है। हाँ, इनसे कुछ और हो या ना हो, ये मुद्दे पैदा करने में बहुत माहिर है। देखिए, सवाल क्या है? सवाल है भरोसे का, ट्रस्ट, विश्वास, यकीन। अगर मान लीजिए गोवा में कोई हिस्ट्री सीटर रहा है अतीत में और अपराधी किस्म का व्यक्ति है और वो सुधर गया हो, तो उसको तो पता है कि मैं सुधर गया हूँ। लेकिन जब कभी भी उस इलाके में या कोई वारदात होगी तो पुलिस उसके घर जाती है, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड है, अतीत है उसका, और उस पर भरोसा भी सिस्टम का नहीं जम पाया है। तो सबसे सहज व्यक्ति होता है जिसको उठा के पूछताछ की जानी चाहिए। ये स्थिति हमारे चुनाव आयोग की है कि पिछले कुछ वर्षों में उसकी कार्यप्रणाली ऐसी रही है, संदिग्ध रही है, सवाल उठे हैं
कि अब लोग उसकी हर बात पे संदेह करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुनाव आयोग भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन उसकी छवि जैसा आपने बताया वो संदिग्ध हो चुकी है, उस पर सवालिया निशान लग चुका है। अगर टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्त होते तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक व्यक्ति की साख और गरिमा जो उसका भरोसा था वो इतना बड़ा था कि आप उस पर कितनी उंगलियां उठाओ उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं था। लेकिन अब इतने छोटे छोटे किस्म के लोग गणेश कुमार जी आने लगे हैं, तो इस पे प्रॉब्लम होनी जायज़ सी बात है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जो प्रावधान ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आप चुनाव आयुक्त का फैसला करेंगे तो उसमें विपक्ष का नेता होगा। ऐसी स्थिति की गई थी कि आपके प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। आपने ऑर्डिनेंस ला के इसी को बदला सबसे पहले। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहाँ से नहीं निकालते। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज, इस देश की न्याय व्यवस्था का मुखिया, ये कह रहा है कि आप मुझे वहाँ रखिए जहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, और उसकी जगह सरकार ने एक और कैबिनेट मंत्री को वहाँ स्थान दे दिया ताकि जो एलओपी है वो कुछ भी ना करे। अब इस सवाल पे लोगों के दिमाग में क्यों नहीं शक होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी चुनाव हुए हैं प्रांतों में, हर एक पे उंगलियां उठी हैं ईवीएम को लेके, गिनती को लेके। और राहुल गांधी ने प्रमाण सहित ये बताया कि महाराष्ट्र की सूची में इतने नाम जोड़ दिए गए जितनी पूरी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। तो जब इतने बड़े बड़े डाउट्स हैं उसके बारे में, तो ऐसी संस्था जब भी कोई काम करेगी, भले ही वो कितने अच्छी नीयत से कर रही हो, उस पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे हर हालत में। अब बिहार, अब इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब जो भी सरकार करती है आप उसी का विरोध करते हो। तो एक तो पहली बात यह है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सब सारा विपक्ष खड़े होकर उसका अनुमोदन कर दे और वाहवाही करने लगे, फिर अर्थ क्या रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो भी करते थे, लेकिन केवल अपोजिशन के लिए अपोज करने वाली बात नहीं है। आज राहुल गांधी बिहार में है और नोटबंदी की तर्ज पे एक शब्द निकला, वोटबंदी, और आप देखिए क्या हुजूम पटना की सड़कों पे उमड़ा है। तो बिहार से शुरुआत करने की वजह क्या है, इस पर तो विचार करना होगा। पहली बात कि अच्छे से अच्छे वक्त में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व होने के बावजूद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे बिहार में सरकार नहीं बना पाई। पर अब तो मतलब नीतीश जी का भी जिस तरीके से हाल कर रखा है, तो उनको ये एक जिद है, चूँकि बीजेपी का मतलब होता है इलेक्शन विनिंग मशीन, कि इस मशीन से हम जितना भी अधिकतम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो उनके दिमाग में बिहार चुभता है, बंगाल चुभता है, उड़ीसा चुभता है, ऐसे प्रांत जहां अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में नहीं आई। विपक्ष को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता कायम करने के लिए अपने बलबूते पे किसी भी हद तक जाएगी, और उसके लिए तरीके बहुत सारी चीज़ें तो एक्सपोज हो गई, इलेक्शन कमीशन की जो बेकायदगियाँ थी वो जाहिर हो गई हैं, तो एक नई चीज़ उनको ढूंढनी पड़ती है। ये शक है अपोजिशन के, और इनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो वो विपक्ष, उसका ये आरोप है कि आप अपनी सत्ता बनाने के लिए वहाँ इस हद तक जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब लोगों को वोट ही ना डालने दिया जाए, है ना। क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं सर, हाँ, कि फार्म जितने भी गए हैं उनमें से आधे तो जमा ही नहीं हो पाए। दूसरे ये है कि लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने भी ये बड़ी बात कही है कि अगर पिछले चुनाव अवैध मतदाताओं द्वारा हुए हैं तो ये सरकार भी अवैध है, नीतीश की सरकार भी अवैध है, और पूरे देश के स्तर पर ले तो नरेंद्र मोदी की भी सरकार अवैध है। अगर वहाँ वोटर वैलिड है ही नहीं और गैर भारतीयों ने वहाँ वोट दिए हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं, मतलब उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये सरकार जो अब चल रही है वर्तमान में, इनके वजूद पे भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि ये भी अवैध है। अगर वो अवैध है तो अब रहा प्रोसीजरल जो कुछ हो रहा है। देखिए, अगर शांतिपूर्वक आप अपनी मतदाता सूचियों को दुरुस्त करते रहें तो ये एक रूटीन का प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो पहुंच है वो सब जगह है, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जिले में भी निर्वाचन अधिकारी बैठते हैं। अगर आप पूरे 5 वर्ष ये अपनी करते रहें कवायद सारी की सारी,
तो इसमें क्या परेशानी है? तो आपको इस तरीके से डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ कोई काम नहीं होता। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है आज के दौर में कि कोई वोटर वहाँ नहीं है तो उसका नाम कट जाए या वोटर लिस्ट में जो आया उसका नाम जुड़ जाए। और लेकिन ना अगर नियत हो तब है ना। तो अगर अपोजिशन वाले इस पर डाउट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो बहुत जायज़ है। और आधार का मतलब क्या है? सिंदूर की भी एक है। आधार पे ही सब, आधार पे ही आजकल पासपोर्ट बनता है, आधार पे डोमिसाइल बनता है, बेस है जी। आधार इतना जरूरी है कि उससे डोमिसाइल बनेगा, लेकिन आप आधार को नहीं मान रहे। और 10-11 चीज़ें हैं उसमें। अगर अपोजिशन इन चीज़ों का विरोध ना करता या कमज़ोर होता तो आप, ये तो हो चुका था सारा का सारा। अभी भी कोई तय नहीं है, कल शायद नहीं करेंगे जी। मतलब आज जिस तरीके से मीडिया में इन्होंने खबरें छपवाई हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, वो इसलिए छपवाई गई है कि इनका क्लियर स्टैंड है कि ये लोग ये करेंगे। हाँ, इनको पता था कि ये रिएक्शन इस तरह की होगी। ज्ञानेश कुमार के तो ज्ञान चक्षु अभी खुले हैं, और उससे पहले के जो चुनाव आयुक्त हुए हैं राजीव कुमार वगैरह, इसका मतलब वो नालायक और निकम्मे थे, उन्हें पता ही नहीं था। नहीं, वो हर जो नया आता है जी, हाँ, वो पिछले को पीछे छोड़ देता है। वो ये है कि सरकार की तारीफें करने के लिए। इसमें एक और बड़ी बात है, आप जुडिशरी में देखें और जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन है हमारे, इनमें देखें कि ये इक्का दुक्का ऐसा काम करते हैं जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। फिर इनकी क्रेडिबिलिटी बनती, फिर लोग कहने लगते हैं नहीं ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार से बेहतर है, या वाई चंद्रचूड़ से बेटर गवई है। नहीं, उसको खाली मतलब चंद्रचूड़ तो ऐसा है कि घर खाली कराने के लिए लोग कह रहे हैं उसको। हाँ हाँ, तो ये भी एक रणनीति होती है कि इक्का दुक्का काम ऐसे करते रहो जिससे लगे कि सरकार के सामने समर्पण नहीं किया और उसकी आड़ में कोई बड़ा काम कर डालो। अब आधार का आप प्रयोग नहीं कर रहे तो आधार की यूटिलिटी क्या? आपका बैंक अकाउंट, तमाम जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब इससे जुड़े हुए हैं। आधार ही है वो बेस है सारी चीज़ों का, एक यूनिक नंबर है भारतीय नागरिक होने का, और आप उसको नहीं मान रहे। और इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने उठा। अब कितने भी उसमें आपके जो पहली क्लॉज है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और इस तरह की चीज़ें कितने लोगों के, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, है ना, पैन कार्ड ये नहीं मानते, आधार कार्ड ये नहीं मान रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ों को तो ये जो प्रक्रियागत चीज़ें हैं जितनी उन्होंने की हैं, मैं कहता हूँ कर लो इसको धीरे धीरे सहज भाव से करते रहो पूरे 5 साल। आपके तो हर साल चुनाव होते ही रहते हैं, भारत में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल इनकी नीयत की बात है कि इन्होंने, संस्था ने अपने आप को इतना संदिग्ध बना लिया है कि अब इनके हर कदम पे बेशक वो सही हो और सरकार सही होने का दावा करती हो, लेकिन विपक्ष और जो ऐसे लोग हैं जो सरकार से सहमत नहीं है वो तो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो पवन खेड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि चुनाव आयोग को इतनी दूर दफ्तर बनाने की जरूरत नहीं है, वो बीजेपी मुख्यालय में एक अपना दफ्तर ले ले, उनको आदेश वहाँ से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर नीचे होंगी तो सहूलियत रह जाएंगी। इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पे लगते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अतीत में जितने भी चुनाव हुए हैं वो बड़े निष्पक्ष थे या उनमें कुछ चीज़ें नहीं होती थी। एक ज़माने में बूथ कैप्चरिंग होती थी और तमाम तरह की इरेगुलरिटीज़ होती थी, लेकिन पार्टी जो भाजपा है, जो अपने आप को अलग किस्म की पार्टी बताती है, अगर वो इस तरह का सहारा लेती है कि पहले भी ये चीज़ें हुई हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो हो रहा है, अनियमितताएं हो रही है, उनको आप स्वीकार कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी से लोग ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस जैसी कथित भ्रष्ट पार्टी, निकम्मी पार्टी, विकास विरोधी पार्टी से पीछा छुटा है और एक ऐसी पार्टी आई जो भविष्योन्मुखी है, भविष्य की ओर देखती है, बहुत ईमानदार लोग हैं, डिवाइन लोग हैं जो कभी करप्ट हो ही नहीं सकते। तो उनकी कार्यप्रणाली में कांग्रेस से एक बेहतरी दिखनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रही। होता ये है कि आप कोई भी आरोप लगाइए, वो जाके हिस्ट्री से उठा कर लाएंगे कि तब भी तो हुआ था, तब भी तो हुआ था। ये अतीत में बहुत जीते हैं जी। एक्चुअल में इनके पास भविष्य की दृष्टि है नहीं, है ना। और फिर इसके बाद में उड़ीसा में भी होगा, आसाम में भी होगा। उड़ीसा में तो खैर ये बना ही चुके हैं अपनी सरकार, तो करने की जरूरत नहीं है। सब जगह होंगी, नहीं करेंगे तो पूरे देश में ही करेंगे, पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन इस पर देखिए, अगर जनता सवाल नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? और ये जो लोग आज राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, ये भी तो इस देश का हिस्सा ही है ना। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये नोटबंदी की तरफ जो वोटबंदी हो रही, वोटबंदी तो बड़ा खतरनाक शब्द है, क्या लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं वोटबंदी हो रही है, नया शब्द लिया, नया नाम दिया, नोटबंदी के बाद वोटबंदी। हाँ जी। और
हो भी रहा है यही यार भाई। जब आपने 2019 में सबको उसी मतदाता सूची पे वोट देने का 24 में देने 24 में क्या दिक्कत है? और मैं एक काल्पनिक प्रश्न कर रहा हूँ, मान लिया अगर ये सरकार गिर जाए, ये गिर जाती पिछले महीने है, नीतीश कुमार को गुल खिला देते, तो वो जो चुनाव होते उसके लिए तो इतना समय नहीं था कि हम मतदाता सूचियों को दुरुस्त करते। नहीं, और नीतीश कुमार जी तो इस हालत में है कि देख सकते हैं, मुझे संदेह है थोड़ा सा। हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समानांतर सत्ता खड़ी कर दी है। जो पन्ना प्रमुख है ना, जिसका अनिवार्य अंग है वो पन्ना प्रमुख क्या करता है, वो एक एक पन्ना उसके हिस्से में है, तो एक पन्ने पे 60-70 नाम उनको, उनकी निगरानी, उसको पता है कि ये वोटर किसका है, तो वो जो नहीं है उनको कटवा लेगा। देखिए पिछले चुनाव में मेरे बड़े बेटे का जो अमेरिका में रहता है उसका वोट काट दिया गया। ये जानकारी किसने दी? मैंने तो कटवाया नहीं, और भारत का नागरिक है अभी वो। और अगर मान लिया वो यहाँ होता उस वक्त जब देश के चुनाव हो रहे थे और वो वोट डालने की इच्छा जाहिर करता, पढ़ा लिखा है, तो नहीं डाल पाता, तो वोट कैसे डालता वो? तो ये मेरा काम थोड़ा ही है। तो ये वोट किसने कटवाया भाई? इतना बड़ा, मतलब रोहतक भी छोटा मोटा जिला नहीं है, यहाँ कोई है जो इस चीज़ पर नज़र रख रहा है कि भाई ये वोट जो है हमारे खिलाफ जा सकता है, तो उसको कटवा दो। हाँ, तो एक तो पहले परसेप्शन बनाई कि भाई ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, नंबर 1, ये सूचना भी किसी ने दी होगी। नंबर 2, इनका हम कैसे मिनिमम करें इस नुकसान को? तो भाई एक बेटा इनका विदेश में रहता है तो उसका नाम काट दो इजली, आज तक वो वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इसकी चिंता ना राजीव कुमार को है इन बातों की। यार एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिनके नाम तो ये ऐसे प्रभावित कर लेते हैं नतीजों को। हाँ, जिसको जोड़ना हो जोड़ लेते हैं, काटवाना हो कटवा लेते हैं। आपने मेरी फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया तो उसके जवाब में एक कोई महिला है, उन्होंने कहा कि जी 20% जो हैं लोग मतदाता सूची में, और वो खुद निगम पार्षद हैं यहाँ से, रोहतक शहर से, वो गलत होते हैं। 20% उन्होंने बताई, पूरी संख्या एग्जैक्ट। और सरकार उसको दुरुस्त कर रही है, तो कुछ लोगों की जो है मानसिकता ऐसी है कि उसका विरोध करते हैं। अगर 20% लोग गलत हैं तो वो जो खुद चुन के आएंगे इसी मतदाता सूची पे आई है ना, अभी कुछ महीने तो पहले की बात है, तो वो अब उसका कैसे जस्टिफाई करेंगे इन चीज़ों का? इनकी तो खैर हालत ही बुरी है सर, ये ट्रिपल इंजन के नाम पे चुने गए। हाँ, और अब लोग इनसे कुछ पूछते हैं तो यही करने लग जाते हैं। तो ये जो पन्ना प्रमुख हैं धर्मेंद्र जी, आप ये देखिए, मैं कह रहा हूँ समानांतर संगठन खड़ा कर दिया, सरकारी कर्मचारी से भी ज़्यादा संख्या उनकी है कि वो एक एक पन्ने पर रखे ना, एक एक घर का पता है बीजेपी को, वो बिग ब्रदर की तरह से है सारा, वो हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। आधार के जरिए आपके बैंक अकाउंट, आपकी सब्सिडी, सब कुछ तो जुड़ा हुआ है जी। सरकार हर चीज को देख रही है, हर नागरिक के जीवन में उसका हस्तक्षेप है। बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कौन गैर भारतीय है। और अगर दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का काम है भारत व्यक्ति की नागरिकता सिद्ध करना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग तक किस हैसियत से कह रहे हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए? ये उनका काम है ही नहीं, ये सरकार का काम है कि वो बताए कौन नागरिक है कौन। अब बस, लेकिन है तो है, चल रहा है सारा का सारा। और इस पूरे प्रकरण में आप देखना कि सरकार शांत है, सरकार को जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार की आवाज चुनाव आयोग बन गया, उसकी डिक्टेट वो कर रही है गवर्नमेंट, और वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सरकार भी इससे हट जाएगी। और अगर चुनाव आयोग पर बहुत प्रेशर पड़ गया, जुडिशरी वगैरह, तो आप देना सरकार हाथ पे खड़े कर देगी कि जो स्वतंत्र संस्था, स्वायत्त संस्था है, ये इनका अपना निर्णय और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो जहाँ सरकार के फंसने की संभावना होती है, वो अपना अलग निकलने का रास्ता पहले तैयार करके रखते हैं। लेकिन जो भी है, जिस तरह का निर्णय है, ये आम आदमी, गरीब आदमी, बेचारा जो कमज़ोर आदमी, उसके पास कहाँ आईडी चाहिए ना, वो जाएगा जी। उसमें प्रावधान ये 87 से पहले जो पैदा हुए हैं, 87 के बाद जो हुए हैं 2024 तक, उसके बाद जो पैदा हो रहे हैं, यार क्या मजाक बना रखा है। अब हमारे दौर में तो आप ये देखें कि हमारे टाइम में ना जन्मतिथि होती थी, कुछ नहीं होता था। माँ बाप स्कूल में ले गए, जाकर नाम भर्ती करा दिया, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक नहीं है, ईयर तक ठीक नहीं है, और आप 3-3 पीढ़ियों के उनके आपको पहचान चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। तो आपका जिला प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अगर वो अवैध नागरिक किसी कार्य क्षेत्र में फंसे हुए हैं, अगर 10-11 साल से इनकी सरकार है जी, हाँ, क्या इस देश से ये रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को निकाल नहीं पाए अभी तक? कश्मीरी पंडित कितने बसा दिए कश्मीर में? एक भी गया हो तो बता दो आप। नहीं, इतनी मजबूत, इतना दुनिया का सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पास है, हाँ, और इतने बड़े गृह मंत्री हमारे पास हैं, वो क्या मतलब इन 11 साल में ये एक छोटा सा काम नहीं कर पाए? कुछ ना है, ये सब पेपर टाइगर हैं, कागजी शेर हैं।
ना, इनके दांत तो टूटे हुए हैं, इनके मुंह में हलक में हाथ डाल कर घुमा लो, कुछ नहीं, जरा सी खरोच भी नहीं आने वाली। लेकिन इनकी जो वो दहाड़ उस किस्म की है, वो कुछ ऐसी है। पर डरा तो सारा देश रखा है जी इन्होंने। डरा देश, हालात ये है जी, आज के दिन कोई थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ बोलता ना, लोग उनको उसकी उम्मीद की किरण नजर आने अब लगती है। देखो, जिस मुल्क में बुलडोजर जस्टिस चल रहा हो, ये किसने तय किया इन्होंने ही तय किया है? अगर वो ये कल किसी की रील आई हुई थी, वो कह रही थी मुझे 2 रोटी कम मिल गई तब भी देश के प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब उसके घर पे चला ना बुलडोजर, हाँ। तब वो रो रही है हाँ। महिला। अब देखो ना, दिल्ली जैसे अभी चुनाव हुए हैं, वहाँ झुग्गी झोपड़ी पर हमले हो रहे हैं। वहां जब वोट मांगने गई ये, हाँ। तब तो कह रही थी कि मैं आप सबको पक्के मकान दूंगी। उसी प्रधानमंत्री पे ने चली तो बोली रोहिंग्या हैं ये। कहा, प्रधानमंत्री ने जहां झुग्गी वहीं मकान है, तो कहाँ गया वो नारा? तो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, अब हम क्या कर सकते हैं। तो तुम्हें पहले नहीं पता था, तुम्हें ये कहना चाहिए था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, अगर विधि सम्मत हुआ तो हम ये कर देंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो लफाजी तो आप करते हो बतौर प्रधानमंत्री। और वो केजरीवाल का शीशमहल भी पीछे छूट गया। अब ये हाँ, ये लग रहे हैं और अगर किसी प्रदेश में तथा कथित अवैध लोग रह भी रहे हैं, अगर वो भाजपा के समर्थक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं हटाए जाएंगे। अच्छा, ये देश तो धर्मेंद्र जी इतना मज़ेदार है, कई बार तो आनंद आता है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। चुनाव से पहले जो होती है ना, वो अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाता है, यानी 4.5 पौने साल में अवैध कॉलोनियां बनती हैं, सरकारी तंत्र देखता है, लास्ट के साल उसको वैध कर दो। वो अवैध कैसे हो गई, फिर उसको अवैध को वैध घोषित करके उनके वोट ले लिए जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर गैर भारतीयों के वोट भी इनके पक्ष में जा रहे हों, सारी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी जिस सरकार का समर्थन करती रही, वो उनको प्रमोट करते रहे। तो ये दोहरे मापदंड हैं, लेकिन इससे जनता को असुविधा होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा दोस्तों। लेकिन नोटबंदी के बाद वोटबंदी एक नया शब्द भी आ गया है। हालांकि राहुल गांधी चाहे कितनी शब्द देते रहे, मुझे नहीं लगता इस देश की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी जी पे देश को अटूट भरोसा है। मोदी जी ट्रिपल इंजन की सरकार के पहले इंजन हैं। देश में विकास हो रहा है, देश में बहुत गति से मतलब हम आगे निकल चुके हैं। तो विपक्ष के नेता और ये सब कुछ कहते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि चुनाव आयोग ने जो नया वोटबंदी जिसको विपक्ष कह रहा है, क्या ये सही है या ये गलत है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।